चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट सी का पहला क्वेश्चन रहेगा। आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नंबर 156 के रूप में दिया गया है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर मिलकर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कहता है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 11। मतलब v की जो इस केस में डायमेंशन हमें दी हुई है वो क्लियरली हमें 11 दी हुई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कहता है W1 be the subspace of V consisting of polymers of degree at most 5। मतलब जो W1 है उसकी आपके पास जो डायमेंशन दी हुई है वो इस केस में 6 दी हुई है। आगे चलते हैं। Let W2 be the subspace of V consisting of polymers such that sum of their coefficients is 0। अब ध्यान से देखिए, जो W2 है V का सबस्पेस दिया हुआ है और एक कंडीशन उस पर दी हुई है। तो उस एक कंडीशन से हमें क्या होता है, इस 11 में से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। तो डायमेंशन ऑफ W2 इस केस में आपके पास सिंपल क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है लेट W be the smallest subspace of V containing both W1 and W2। स्मॉलेस्ट सबस्पेस, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो W है वो एक्चुअली W1 को भी कंटेन कर रहा है, W2 को भी कंटेन कर रहा है, लेकिन स्मॉलेस्ट है। तो एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है कि आपने इन दोनों की यूनियन लेनी होती, ऑलराइट, और उनका स्पैन लेना होता है, ऑलराइट। और ये और कुछ नहीं निकल के आता बल्कि W1 प्लस W2 ही निकल के आता है, ऑलराइट। तो इससे अगर मैं फोकस करूं तो अब हम W की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। वो कैसी आएगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस इन दोनों की इंटरसेक्शन। ठीक है जी, अब फोकस कीजिए, अगर मुझे इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है ना कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में वो आएंगे आपके पास पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री एटमोस्ट 5 है एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है 0 है। एटमोस्ट 5 वालों की डायमेंशन 6 थी, एक कंडीशन और आ जाएगी कि जो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है वो 0 होना चाहिए, तो डायमेंशन इंटरसेक्शन की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब अगर मैं डायमेंशन ऑफ W निकालना चाहूं तो वो क्या निकल के आएगा, डायमेंशन ऑफ दिस प्लस डायमेंशन ऑफ दिस माइनस इनकी इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की कितनी आएगी, 5 आएगी। ऑलराइट, अब ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास 11 आ चुका है। ऑलराइट, अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, कहता है कि डायमेंशन ऑफ W इज एटमोस्ट 10। नहीं, डायमेंशन ऑफ W तो 11 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, कहता है W इज इक्वल टू V। ये अच्छा है, देखिए कैसे। अब W जो है V का तो सबस्पेस ही है, और अच्छी बात क्या है कि इसकी डायमेंशन 11 हो चुकी है जो कि V की डायमेंशन। अब V का वो सबस्पेस, ये ना V फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है और V का ये सबस्पेस है सच दैट इसकी डायमेंशन उसके बराबर आ रही है। हेंस W और V क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जिससे आपका ऑप्शन नंबर 2 इस केस में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कहता है कि W1 इज ए सबसेट ऑफ W2। ये गलत हो जाएगा ना, W1 इज सबसेट ऑफ W2 आना जरूरी नहीं है, क्योंकि W1 में हम बोल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक ले लूं, है ना, कि X1 प्लस X2 ये एक पॉलिनोमियल यहां पे आपके पास आ जाएगा, ऑलराइट। लेकिन उसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स तो 0 नहीं है, मतलब W1 W2 का सबसेट होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं, तो इस केस में थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज एटमोस्ट 5। इज एक्चुअली 5 हमने निकाला अभी थोड़ी देर में कि यस इंटरसेक्शन जो है उसकी जो डायमेंशन है वो 5 निकल के आ रही है, ऑलराइट, जिससे ऑप्शन नंबर 4 इस केस में सही हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है और ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ऑलराइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 157 में let V be a finite dimension real vector space, okay, and let T1 and T2 be two nilpotent operators on V। done। फिर कहते हैं W1 आपको डिफाइन किया गया, उसे हम लिख लेते हैं। W1 आपको क्या कहता है, वो कहते हैं जी V ले लीजिए वो सारे कैपिटल V में सच दैट आपके पास जो T1 ऑफ V है ये 0 निकल के आए। ये आपको डिफाइन किया गया है W1। फिर W2 डिफाइन किया गया है, कहता है वो सारे V ले लीजिए कैपिटल V में सच दैट T2 ऑफ V जो है वो 0 निकल के आए। ये चीज है, ऑलराइट। और फिर कहता है जी इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स निकल के आएगी। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं फिर करते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट है कि इफ T1 एंड T2 आर सिमिलर देन W1 एंड W2 आर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस। ये एक्चुअली में सच है कि अगर आपका T1 और T2 आपके पास क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो W1 और W2 आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे वो क्या कहता है, W1 and W2 are isomorphic vector spaces, then T1 and T2 have same minimal polynomial। यह थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात जो है वो आप क्या कीजिए, अपने V को R4 ले लीजिए। जी हाँ,
R4 ले लीजिए। ऑलराइट, और अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, देखिए T1 को हम क्या लेने जा रहे हैं, T1 को हम सिंपल सिंपल एक मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं। उसमें आप क्या कीजिए, 0 बिछा दीजिए आप सारे के सारे डायगोनल के ऊपर, और बिलो डायगोनल भी आप 0 कर दीजिए। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन अब यहां पे 1 कर दीजिए, यहां 1 कर दीजिए, बाकी सारी जगह 0 कर दीजिए। ऑलराइट, T1 ये हो गया है। फिर आप T2 निकालिए, ठीक है। T2 में आप क्या करेंगे, T2 में फिर दोबारा यहाँ 0 बिछा दीजिए, ठीक है, एंड नीचे भी आप पूरा का पूरा 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां 1 रखिएगा, यहां 0 कर दीजिएगा, और यहां 1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे अब आपके पास W1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकल के क्या आएगा। इजी होता है, क्या करना है आपने, बस आपने उस V को यहां बिछा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ Y, यहाँ Z, यहाँ W आ जाएगा। ऑलराइट, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा, 0, एंड फिर यहाँ Y आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है जी। तो वो चीज मतलब यहाँ पे Y का 0 हो जाएगी। फिर जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा, देखिए इससे तो आपको 0 हो गया, फिर 0 0 Z0 ये आ जाएगा। मतलब जो W1 आएगा उसमें वो सारे के सारे V आएंगे, कैपिटल V में। V क्या है, एक 4 टपल है, ठीक है, जिसमें आपका Y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और Z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। मतलब आपके पास W1 की जो डायमेंशन है वो 2 निकल के आएगी। ऑलराइट, सिमिलरली W2 पे अगर आप काम करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर दोबारा X Y Z W कर देंगे, तो आपको क्या निकल के आएगा, ये खत्म, यहाँ पे Y का 0 आ गया पहला, तो ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसको जब इसके साथ करेंगे तो 0 0 0 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे W का 0 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो W2 निकल के आएगा उसमें 2 कंडीशन निकल के आएंगी इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि Y भी 0 W भी 0, तो W2 की भी डायमेंशन आपके पास 2 निकल के आएगी। मतलब W1 और W2 इस केस में आपकी जो सेकंड ऑप्शन की कंडीशन है कि दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम निकल के आ रही है और वो दोनों सेम वेक्टर स्पेस के सबस्पेस। लेकिन अब वो कहता है कि जनाब मिनिमल पॉलिनोमियल भी क्या सेम आएगा, ये थोड़ा गलत है। क्यों, क्योंकि जब आप इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे वो आपके पास x³ निकल के आएगा, लेकिन जब आप इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे वो आपके पास इस केस में x² निकल के आएगा। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने जरूरी नहीं है, जैसे हमें पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर 2 इस केस में आपके पास फॉल्स निकल के आएगा, राइट। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों तो मतलब सेम से ही है, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही है। थर्ड क्या कहता है, इफ W1 is equal to W2 is equal to V, then T1 and T2 are similar। ये बिल्कुल सही है, सीधा रिजल्ट ये। फोर्थ कहता है W1 if W1 and W2 are isomorphic, then T1 and T2 have same characteristic polynomial। ये भी सही है, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक निकल के आते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सेम निकल के आते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन फॉल्स है, वो है ऑप्शन नंबर 2, एंड यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, वी पॉसिबली हो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 158 के रूप में लिखा गया है। उसमें आपको क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर आर ओवर रियल्स। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हम नाम देते हैं Q1 नाम दे देते हैं। ठीक है, Q1 ऑफ XY वो आपको क्या दी हुई है, अगर आप फोकस करेंगे वो आपको दी हुई है 6x²। ठीक है जी, एंड -13xy, एंड साथ में आपको दिया हुआ +6y। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं अपने हिसाब से। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको ऐसे ले सकते हैं, XY लिख सकते हैं, यहाँ पे XY ऐसे कर दीजिए, और फिर क्या रख लीजिए, बीच में एक मैट्रिक्स बनाइए। उस मैट्रिक्स में क्या करना होता है, इस 6 को उठा के यहाँ रखना होता है, X का कोएफिशिएंट जो होता है Y के कोएफिशिएंट को यहाँ रखना होता है, XY का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए, -13/2 आएगा, -13/2 को यहाँ रख दीजिए, -13/2 को यहाँ रख दीजिए, ये टूट गया। अब आगे चलते हैं, Q2 पे आप फोकस करेंगे तो Q2 ऑफ XY आपका जो निकल के आएगा उसे देख लेते हैं। वो कहता है जी x² -xy, एंड साथ में आपको +2y² निकल के आएगा। इसे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको xy निकल के आएगा। यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम xy कर देते हैं। अब अंदर बात करेंगे तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 यहाँ आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 2 यहाँ आ जाएगा। xy का कोएफिशिएंट है -1, हाफ कीजिए तो यहाँ -12 यहाँ हो जाएगा, -12 यहाँ हो जाएगा, एंड ये आपका इस तरह से मैट्रिक्स निकल आएगा। ऑलराइट, अब Q3 पे फोकस करते हैं। Q3 पे फोकस करेंगे तो आपको जो दिया हुआ उसे देख लेते हैं। उसे आपने क्या दिया हुआ है, हाँ जी x² एंड साथ में माइनस उसने दिया हुआ है xy, है ना जी, एंड साथ में -2x के लिए चीज आपको दी है। इसे अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो ये यहाँ चीज निकल के आएगी, xy निकल के आएगी, यहाँ xy वापस हो जाएगा। ठीक है जी, इसे आप तोड़ेंगे तो फिर दोबारा ये 1 यहाँ पे निकल आएगा, ये -2 यहाँ हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट -1 है, हाफ कीजिए, -12 यहाँ हो जाएगा, -12 यहाँ हो जाएगा, एंड ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछता है उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं जनाब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है A, B एंड C में, इनमें से आपके इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स कौन से निकल के आएंगे।
देखिए इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के लिए बड़ा ही आसान है, आपने साइज, रैंक और सिग्नेचर चेक करना होता है। बड़ा आसान है। आप देखिए, आप इसका साइज और इसके साइज को देखेंगे, दोनों का साइज सेम, दोनों का रैंक सेम आएगा, दोनों का सिग्नेचर भी सेम निकल के आएगा। ठीक है, बड़ा इजी है, आप इवेल्युएट आई होप करना जानते ही हैं। साइज, रैंक और सिग्नेचर अगर तीनों सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारी जो एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं वो इक्विवेलेंट निकल के आती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपके पास इक्विवेलेंट निकल के आएंगी, लेकिन सेकंड के साथ ये इक्विवेलेंट नहीं निकल के आएगी। ठीक है, अब सेकंड के साथ क्यों नहीं निकल के आएंगे? देखिए साइज, रैंक और सिग्नेचर होता है ना, तो आप साइज और रैंक तो सेम पाएंगे, लेकिन सिग्नेचर इन भाई साहब का इन दोनों से मैच नहीं खाएगा, जिससे आपका जो सेकंड वाला है इन दोनों की इक्विवेलेंट नहीं निकल के आएगा। तो आप देखेंगे जो आपके जो ऑप्शंस हैं, वो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड कहता है जी ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, ये सही है ना, क्योंकि इन दोनों का आपके पास जो रैंक है, ऑर्डर है एंड सिग्नेचर ये सेम है, तो आपको सी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है जी क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये भी आसान है। आप बी वाले में जब आप फोकस करेंगे, यहां पे जब आप इसकी आइगन वैल्यूज निकालें, इसकी कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव निकल के आएंगी। अगर दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव निकल के आती हैं, तो हमारी जो एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसे हम पॉजिटिव डेफिनेट करते हैं। वही चीज आपको दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डेफिनेट, जी हाँ, आपके पास यहां पे ये पॉजिटिव डेफिनेट निकल के आएगी। लेकिन वो चौथे ऑप्शन में कहता है जी क्वाड्रेटिक फॉर्म सी इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आइगन वैल्यूज निकालेंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव नहीं निकल के आएगी, जिससे आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इस केस में ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आपके सही निकल आएंगे। सो पॉजिटिव होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया वो है क्वेश्चन नंबर 159। उसमें आपको क्या कह रहा है? वो कहता है जी सपोज ए आपके पास 5x5 ब्लॉक डायगोनल रियल मैट्रिक्स दिया हुआ है विद डायगोनल ब्लॉक्स, ठीक है, और दोनों ब्लॉक्स आपको दिए हैं। फिर कहता है जी ये बताइए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ई की क्या 5 निकल के आएगी नहीं आएगी, ए डायगोनलाइजेबल आएगा या नहीं आएगा, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताइए ई की ए में क्या निकल के आएगी। देखिए जी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, आपने बस इसको ढंग से ड्रॉ करना हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं पहले वाले भाई साहब की जो E10E दिया ना, आप उसको E10E करके ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? ई के कॉरस्पॉन्डिंग, और ऑर्डर कितना है इसका 2, तो मैं इसको J2E लिख देता हूं, ठीक है। एंड अब आगे जब आप देखेंगे तो आपको जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिया है उसको मैं लिख देता हूं। वो चीज आपको क्या दी है? E10 एंड नेक्स्ट 0E0 एंड देन 0E, ठीक है। आपको यहां पे आप चाहे 0 कर दीजिए, यहां पे 0 कर दीजिए। ये आपका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए है वो आपके पास आ चुका है, ऑलराइट, ठीक है। अब मुद्दे की बात, आप देख सकते हैं, आप इसको भी J2E की तरह देख सकते हैं और इसको J1E की तरह देख सकते हैं, है ना। मतलब इसको मैं देख सकता हूं J2E एंड J1E की। अब यहां तो क्लियर है ही है, साफ दिख रहा है कि मेरे पास जो E है उसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 5 निकल के आ रही है ना। 2 यहां आ रही है, 2 यहां आ रही है, 1 यहां आ रही है, ऑलराइट। तो यहां पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी E की तो 5 हो जाएगी, लेकिन जब आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं ना तो बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है उसमें। वो क्या है कि E के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स आपके पास निकल के आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उतनी ही E की आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकल के आती है। एंड हेंस यहाँ पे E के कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 आ रही है, ज्योमेट्रिक जो आ रही है वो 3 आ रही है, बराबर नहीं आ रही, मतलब ये भाई साहब आपके पास डायगोनलाइजेबल तो नहीं निकल के आएगी, राइट। तो आइए जरा क्वेश्चंस को हिट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन कहता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ E इन A इज 5, वो हमें दिख रही है 2, 2 एंड 1, 5 हो चुकी है, सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड कहता है A इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ये भी ठीक है क्योंकि ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक E की बराबर नहीं आ रही है। थर्ड कहता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ E इन A इज 3, ये भी सही है क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक्स 3 आ रहे हैं E के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 3 आएगी। फोर्थ कहता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ E इन A इज 2, ये गलत हो जाएगा। मतलब इस केस में सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राइट। तो ये पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 160, जो आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि जो कैपिटल T है वो आपको R³ से R³ तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई कर रही है इसको T³
माइनस 3t² इक्वल टू -2i। वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ध्यान रखिएगा सेटिस्फाई कर रही है। इससे ये मत अंदाजा लगा लीजिएगा कि यही इसके थ्रू हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके ऊपर, हम आगे ले चलते हैं। वेयर आई इज फ्रॉम R³ टू R³ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब फिर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सच निकल के आएगा। देखिए सबसे पहली बात, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब जरा हम लोग पहले बना लेते हैं वो इक्वेशन जिसको इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर डिवाइड करना होगा। देखिए जरा से क्या निकल के आएगा, वो x³ माइनस 3x² एंड प्लस इसको उधर लेके जाइए 2 इक्वल टू 0। ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, जो आपका t है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी ना, एंड हेंस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, बच्चों को लगता है शायद यही है वो, नहीं ऐसा नहीं। पहली बात, जब इसके फैक्टर बना लेते हैं फिर उसकी बातचीत करते हैं। तो फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर तो हमें दिख रहा है, इसमें 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो उसे आप तोड़ सकते हैं x-1 के जरिए। ठीक है, और फिर बाकी फैक्टर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आप क्या कर दीजिए, इन भाई सबको डिवाइड कर दीजिए इससे। जब आपको डिवाइड करेंगे तो x³ माइनस 3x² n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे x² कर दीजिए, है ना, x² करेंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स x³ हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस x² हो जाएगा। इसको नीचे ले आते हैं, माइनस को प्लस करके नीचे आपका क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा एंड प्लस 2 हो जाएगा। इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, -2x ले आते हैं। ठीक है जी, एंड जब आप इसको -2x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -2x² हो जाएगा एंड इसको साथ रखेंगे तो यहाँ पे +2x हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे आप प्लस -2x एंड +2 हो जाएगा। इसको फिर दोबारा सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं करूँ -2 मल्टीप्लाई करूँ तो -2 मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे -2x हो जाएगा एंड +2 हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आपके पास जो दूसरा इसका फैक्टर निकल के आएंगे, एक तो x-1 निकल के आ रहा है वो मुझे दिख रहा है, दूसरा निकल के आएगा x² -2x -2 निकल के आएगा। ठीक है, इसके रूट्स अगर मैं निकालूं तो रूट्स निकालने आसान है ना। इसके रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक कर दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या निकल के आएगा, b² एंड -4ac हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो ये 4 प्लस यहाँ पे आपके पास 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो आपके पास जो रूट्स निकल के आएंगे सेकंड वाले इसके, वो क्या निकल के आएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b/2a हो जाएगा। ठीक है जी, √12 में हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 इंटू ऑफकोर्स 4 लिख सकते हैं। तो ये चीज मेरे पास हो जाएगी 2√3 हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो ऑफकोर्स 1 प्लस माइनस यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो रूट्स निकल के आ रहे हैं अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस √3 हो जाएगा एंड एक आपका हो जाएगा x माइनस 1 माइनस √3। ठीक है जी, इक्वल। अब यहां तक अभी तक हमें क्या समझाया वो समझने वाली बात है कि मुझे ये समझ आ रहा है कि कैपिटल T का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर निकल के आएगा ना, वो एक्चुअली में इसको डिवाइड करेगा। ध्यान रखिएगा, इसको डिवाइड करेगा, लेकिन इससे बिल्कुल अंदाजा ये मत लगा लीजिएगा कि एक्चुअली में वो यही होने वाला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस सवाल में, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे ले चलते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे हमारे को ऑप्शंस क्या दिए वो देखते हैं। पहला ऑप्शन उनका कहता है आपको R³ must admit a basis B1 such that the matrix of T with respect to B1 is symmetric। पहली बात। सेकंड कहता है R³ must admit a basis B2 such that the matrix of T with respect to B2 is upper triangular। देखिए सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे एक बात दिख रही है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर निकल के आएगा एंड हेंस मिनिमल पॉलीमर निकल के आएगा, उसमें हमारे पास जो इसके फैक्टर्स हैं वो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स निकल के आएंगे। डिस्टिंक्ट फैक्टर्स निकल के आएंगे तो हमारे पास हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एम और जीएम बराबर निकल के आएगा। हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एम और जीएम सेम हो जाए तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है इस टी के लिए वो डायगोनलाइजेबल निकल के आएगा। डायगोनलाइजेबल निकल के आएगा तो हमें एक मैट्रिक्स बी पक्का मिल जाएगा, जिसके लिए अब स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, जिसके लिए R³ will admit a basis B1 such that the matrix of B with respect to B1 will be a diagonal matrix। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास सिमेट्रिक भी होता है और अपर ट्रायंगल भी होता है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों के दोनों आपके पास सही हो जाएंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है, लेकिन अब देखिए थर्ड में मोस्टली बच्चों ने थोड़ा सा जंप करने की कोशिश करी, वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वो क्या है समझिएगा इस बात को कि हमें नहीं पता कि यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये नोट करने वाली कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसने कहा है कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स डी है वो उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, सेटिस्फाई करने से ये मतलब नहीं निकल के आता कि एक्चुअली में यही आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर निकल के आएगा। ठीक है जी, तो अब
कई बार बच्चों को लगा कि शायद थर्ड ऑप्शन से ऐसा लग रहा है कि यार वन आइगन वैल्यू तो आ रही है, तो वन आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग थर्ड ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, शायद फोर्थ भी ठीक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास जो गिवन हमारा जो मैट्रिक्स टी है, क्या पता उसमें वन आइगन वैल्यू आई ना, एक्चुअली सेटिस्फाई कोई और कर रहा हो। ठीक है, मान लिया हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंगली ही हमारे पास मैट्रिक्स टी बन के निकल के आ रहा है। ठीक है जी, तो जब तक हमें ये पता ना लगे, ये बताया ना हो कि एक्चुअली में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा उसके अंदर हमारे पास एक्चुअली में यही तीनों रूट्स निकल के आ रहे हैं, यही तीनों वैल्यूज हैं जो हमारी आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी, तब तक हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। जिसकी वजह से इस क्वेश्चन के जो सही जवाब है वो केवल ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन के जो सही जवाब है 1 एंड 2 हो जाएंगे। एंड वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 161 के रूप में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते क्या पूछा गया। कहते हैं लेट बी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3x5 ऑर्डर का, ध्यान रखिए बी दिया हुआ 3x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है विद एंट्रीज फ्रॉम क्यू। ऑलराइट, अब कहता है एज्यूम कीजिए एक सेट देखिए आपको दे रहा है, कहता है V बिलोंगिंग टू R5 दिया है सच दैट, आपको कहता है जी B टाइम्स V, ये जो है वो 0 दिया। ऑलराइट, और इसके बारे में कहा हुआ है कि इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो डायमेंशन है बच्चों, वो हमारे को कितने दी हुई है, वो हमारे को 3 दी हुई, ये डायमेंशन दी हुई। ऑलराइट, और अब हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज ये है कि कोई ना कोई तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रहा होगा ना, जिसके लिए ये मैट्रिक्स बी आया होगा। अब वो जो टी है कहां से कहां जा रहा होगा हमें पता है, वो जो टी है वो R5 से R3 जा रहा होगा, मानते इस बात को। ठीक है जी, और हमें एक बात पता है कि टी जैसे R5 के किसी आर्बिट्री एलिमेंट पे काम कर रहा होगा, वैसे ही B उस आर्बिट्री एलिमेंट B पे काम कर रहा होगा, है ना। तो एक्चुअली में जो डायमेंशन इस सेट के निकल के आ रही है, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो हमारी T की एंड हेंस B की नलिटी की बात कर रही है। राइट, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में रैंक नलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है एंड आई एम होपिंग आप बड़े आसानी से इसे समझ जाएंगे। आप जानते ही हैं कि हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम से क्या निकल के आता है, या नलिटी दी हुई है तो नलिटी को हम 3 लिख देते हैं। एंड जिस तरह से आप देख भी पा रहे हैं कि हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम से हमारे पास क्या आता है, नलिटी प्लस जो रैंक निकल के आती है, रैंक ऑफ बी कर देते हैं यहाँ पे, वो ये टी की रैंक करूं बी की रैंक करूं, एक ही बात है। ठीक है जी, ये जो चीज निकल के आती है हमारे पास डोमेन स्पेस की डायमेंशन के बराबर निकल के आती है। तो यहां से मुझे रैंक ऑफ बी जो पता लगती है, वो पता लगती है कि वो 2 निकल के आएगी। ऑलराइट, अब इसके जरिए हम कोशिश करेंगे कौन कौन से ऑप्शन हम हिट कर सकते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम ध्यान से देखें, जो आसान ऑप्शन है सबसे ज्यादा, वो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सबसे आसान है। उसमें वो क्या कहता है, द कॉलम स्पैन ऑफ बी, मतलब कॉलम रैंक की बात कर रहा है, इज 2 डायमेंशनल। अब जैसे हमें पता लगा है बी की रैंक 2 है, तो ऑफकोर्स उसकी कॉलम रैंक ऑफकोर्स वो भी 2 निकल के आएगी एंड हेंस जो सी ऑप्शन है द कॉलम स्पैन ऑफ बी इज 2 डायमेंशनल सही हो जाएगा। मतलब इस केस में जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे वो आपके बी और डी ऑप्शन में कुछ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फोकस करूं अपने डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन में वो क्या कहता है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी कहां से कहां तक, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब तक। कहता है जी ये दी हुई है और हमारे को क्या कहता है, टी ऑफ वी इज इक्वल टू बी टाइम्स बी का ट्रांसपोज टाइम्स वी, ये दिया हुआ है। अब हम एक बात जानते हैं कि जो रैंक बी की आती है वही रैंक बी ट्रांसपोज की भी आती है और वही रैंक बी इंटू बी ट्रांसपोज की भी निकल के आती है। मतलब इस केस में इसकी जो रैंक निकल के आएगी वो आर प्लस 2 निकल के आएगी। अब अगर इसकी रैंक 2 निकल के आएगी, दैट इज टी की रैंक हमारे पास 2 निकल के आएगी, तो पक्की बात है हमारे पास जो कैपिटल टी है इस केस में 1 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 1 आने के लिए हमें ये बात क्लियर है कि कैपिटल टी क्यू क्यूब से क्यू क्यूब तक अगर इसको 1 1 आना है तो हमारे पास जो नलिटी है ना, हमारे पास सिर्फ 0 ही 0 पे जाना चाहिए, उसके अलावा कोई 0 पे नहीं जाना चाहिए, या तभी वो हमारे पास इंजेक्टर निकल के आता है। तो जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है इस केस में, वो इस केस में ठीक नहीं निकल के आएगा, क्योंकि अगर तो इसकी रैंक 3 हो जाती तब तो बिल्कुल ठीक था कि हमारा टी इंजेक्टिव हो जाता, लेकिन इस वक्त इसकी रैंक 3 नहीं है तो टी इंजेक्टिव नहीं निकल के आएगा, जिससे ऑप्शन नंबर 4 इस केस में गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे। ऑप्शन नंबर सेकंड में भी सेम ही काम है, बस वो क्यू क्यूब से क्यू 5 तक जा रहा है और यहाँ पे उसने 5 किया हुआ और यहाँ पे उसने केवल बी ट्रांसपोज किया हुआ। सेम यहाँ पे वही काम करेंगे जो पहले करता है कि बी की रैंक 2 है तो बी ट्रांसपोज की भी रैंक 2 निकल के आएगी, बी ट्रांसपोज की रैंक 2 निकल के आएगी, तो पक्की बात है हमारी जो इस केस में जो नलिटी है वो पक्का हमारे पास 0 नहीं निकल के आएगी एंड हेंस हमारे पास इस केस में जो टी है 1 1 नहीं आएगा, इंजेक्टिव नहीं निकल के आएगा,
जैसे आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी इस केस में गलत हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या कहता है? वो कहता है जी अब आप एक सेट कंसिडर कीजिए। वो क्या कहता है? V बिलोंगिंग टू Q5, ठीक है जी, ये रखा सच दैट B टाइम्स V, ये हमें 0 दिया, ऑलराइट। और कहता है ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस निकल के आएगा ओवर Q। अब आप नोटिस कीजिए, एक्चुअली में ना जो B दिया हुआ था, हमें जो 3x5 मैट्रिक्स दिया था उसकी एंट्रीज Q से थी, ऑलराइट। तो आप नोटिस करेंगे इसकी जो आपके पास डायमेंशन निकल के आएगी, इसी की बात कर रहा है, इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो पक्का आपके पास 3 ही निकल के आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे इसकी डायमेंशन 3 से कम हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर हमारी बी की रैंक डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगी, हेंस यहाँ पे इसकी रैंक डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन 3 नहीं रह पाएगी। मतलब अगर इसकी डायमेंशन 3 से कम होती है तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन 3 से कम हो जाएगी, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन 3 दी हुई। अगर इसकी डायमेंशन 3 से बढ़ती है तो इसकी भी डायमेंशन 3 से उतनी ही बढ़ जाएगी, जिससे वो गिवन चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। मतलब इसकी डायमेंशन ना 3 से छोटी हो सकती है ना 3 से बड़ी हो सकती है, तो इसकी डायमेंशन भी 3 ही निकल के आएगी। मतलब इस केस में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। मतलब इस केस में फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपके सही निकल के आएंगे। एंड वी पॉसिबली होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 162 की हम बात कर रहे हैं। उसमें कहता है जी लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल विद द डिग्री लेस देन और इक्वल टू 10 इंक्लूडिंग द जीरो पॉलिनॉमियल। और कैपिटल टी आपको V से V तक लीनियर मैप डिफाइन किया हुआ है, TP गोइंग टू P डैश, मतलब डेरिवेटिव किया हुआ है, ऑलराइट, वेयर P डैश डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑफ P, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए आसान क्वेश्चन है एंड बाय पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन आप सभी ने किया होगा। हमने करना क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से बेसिस के एलिमेंट्स ले आएंगे, ठीक है। वो डिग्री एटमो है ना, लेस और इक्वल टू 10 की बात कर रहा है, तो बेसिस के एलिमेंट्स होंगे 1, x, x स्क्वायर एंड सो ऑन। आपके पास x पर 10 तक निकल के आएगा। फिर आप 1 का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का जब डेरिवेटिव करेंगे 0 निकल के आएगा। और जब आप इन सभी के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो आपके पास जो एंट्रीज निकल के आएंगी वो 0, 0, 0 एंड 0 निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे ये 11 निकल के आएंगे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे, वो 1 निकल के आएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको ये कॉलम मिल जाएगा 1, 0, 0 एंड सो ऑन, लास्ट में 0 हो जाएगा। उसके बाद जब आप x के डेरिवेटिव करेंगे, ऑफ कोर्स x के डेरिवेटिव 2x निकल के आएगा, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इन सभी बेसिस एलिमेंट्स के, तो ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे 0, यहाँ 2, यहाँ 0 एंड डॉट 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 यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड सॉन ऐसे ही चलते चले जाएंगे। लास्ट में आप x पर 10 का डेरिवेटिव करेंगे, वो 10 इंटू x पर 9 हो जाएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको 0, 0, 0 डॉट डॉट डॉट। एंड नोटिस कीजिएगा यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, ए यहाँ पे लास्ट में 0 लेकिन यहाँ पे 10 निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब डायगोनल एंट्रीज तो सारी 0 हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इस डायगोनल से ऊपर वाला यहाँ पे 10 निकल के आएगा, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो मुद्दे की बात यह है कि बाकी सारे यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी उस कैपिटल टी की जिसकी बातचीत हो रही है, ऑलराइट। अब इसके जरिए हम क्वेश्चन फिट कर सकते हैं। सबसे पहला कहता है जी, पहला ऑप्शन रैंक ऑफ टी इज 10। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे 10 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज निकल के आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा जो ए ऑप्शन है करेक्ट निकल के आएगा। बी कहता है डिटरमिनेंट ऑफ टी इज 0। क्लियरली हमारे पास सारे की सारी डायगोनल एंट्री 0 है, तो ऑफ कोर्स डिटरमिनेंट इस केस में आपका 0 निकल के आएगा। सी कहता है ट्रेस ऑफ टी इज 0। ऑफ कोर्स सारी की सारी जो एंट्रीज हैं हमारे मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल पे 0 है, तो ऑफ कोर्स ट्रेस 0 हो जाएगा। डी कहता है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर इक्वल टू 0। वो भी क्लियर ही है हमारे पास, क्योंकि ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स निकल के आएगा, ऑलराइट। तो इससे हमारे चार के चार ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट हो जाएंगे एंड ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, ऑलराइट। ये पॉसिबल हो कि क्वेश्चन आप सबने पहले भी कर लिया होगा एंड अब भी हो गया है। अब इन चार ऑप्शंस को मार्क करने के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन 163 के रूप में आपके असाइनमेंट में दिया गया है। उस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, लेट V be an inner product space and let V1, V2, V3 be an orthogonal set of vectors। सिर्फ ऑर्थोगोनल दिया, ठीक है। Which of the following statements are true। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये जो 163 क्वेश्चन है इसके चार ऑप्शंस गलत है। रीजन ये है कि उसने सिर्फ ऑर्थोगोनल कहा एक बात, दूसरी बात डिस्टिंक्ट नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो अगर मैं V1, V2, V3 तीनों को 0 ही ले लो तो ऑर्थोगोनल तो हो ही, क्योंकि 0.0 तो 0 ही हो जाता है ना, 0 तो सभी के ऑर्थोगोनल होता है। अगर मैं तीनों को 0 ले लूंगा तो आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में जितने भी आपके पास वेक्टर्स आ रहे हैं, 3-3 वेक्टर का सेट आ रहा है, उन सब में 0 बैठा होगा। उस सब में 0 बैठा होगा तो जो कलेक्शन है वो पक्की बात है
लीनियरली डिपेंडेंट कलेक्शन हो जाएगी, जिसे हम कभी भी बेसिस पे एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसके 4 ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में सभी बच्चों को मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन गलत आ रहे थे। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।